वेलकम टू मिडिल रॉ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज़ इवापोरेशन। कितनी जल्दी बीत गया ना टाइम। वी जस्ट रीच टू आवर लास्ट टॉपिक इवन। सो बेसिकली इवापोरेशन जो है, ये वर्ड तो आपने पहले कहीं ना कहीं सुना ही होगा। जैसे पानी इवापोरेट हो गया, या कपड़े सूखने के टाइम पे आपने सुना होगा कि मम्मी ने बोला कि पानी जो है इवापोरेट हो गया। मे बी इंग्लिश में नहीं बोली होगी, अपने भाषा में बोली होगी, बट बोली होगी शायद, आपने सुना होगा ये शब्द। तो आखिर इवापोरेशन होता क्या है? इवापोरेशन क्या होता है? फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे कि ये कैसी बातें कर रहे हो आपने, तो अभी तक के वीडियोस में हमें ये पढ़ा है कि वेपराइजेशन वो मेथड होता है जिसके थ्रू एक लिक्विड गैस में बदलता है। उस प्रोसेस को जब एक लिक्विड गैस में बदलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल सही पता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक और टर्म भी समझो जिसका नाम है इवापोरेशन। तो उन दोनों में अब डिफरेंस क्या है? अगर क्या वेपराइजेशन और इवापोरेशन सेम है? वेपराइजेशन की जगह हम इवापोरेशन लिख के आ जाए? जी नहीं, अब बिल्कुल ऐसा ना करें और समझे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, इनके बीच में डिफरेंस ये है ना कि हमारा जो वेपराइजेशन है वो भी लिक्विड टू गैस में ही चेंज होता है। लिक्विड टू गैस के प्रोसेस को ही वेपराइजेशन बोलते हैं। लेकिन उसका एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ये लिक्विड टू गैस में तभी चेंज होना चाहिए। कब चेंज होना चाहिए? जब वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हो। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था। जिस वक्त जिस दफ़ा एक लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट होना शुरू करता है, उसको उस लिक्विड का क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर पानी हमारा, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा वाटर वेपर में चेंज हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपराइजेशन। सिंपल था, यहां तक कहानी सबको पता है। लेकिन यही पानी जब वाटर वेपर में चेंज हो, जब वाटर वेपर में चेंज हो और लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो, तब क्या होता है? तब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवापोरेशन। In other words, you can say the phenomenon of changing a liquid to a gas below its boiling point is known as इवापोरेशन। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। अब मान लो तुमने अगर अपने कपड़े सूखने के लिए दिए हैं बाहर, ठीक है, तो उसमें क्या है? पहले जो गीले कपड़े रहता है, कपड़ों के अंदर क्या रहता है? पानी रहता है। अब थोड़ी देर तुमने उसको सूखने के लिए दे दिया तो वो क्या हो गया? फिर वो सूख गया, यानी कि पानी जो है हमारा इवापोरेट हो गया कपड़ों से। तो अब बताओ कि हमारे बाहर का टेम्परेचर उस टाइम पे 100 डिग्री सेल्सियस है? नहीं, मुश्किल से 30-32 होगा, या फिर अगर गर्मियों का दिन है 40-45 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं होता ना बाहर का टेम्परेचर। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर हमारा क्या है? पानी के बॉइलिंग पॉइंट से हमारे बाहर का टेम्परेचर कम है। अगर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से बाहर का टेम्परेचर कम है, तो पानी इवापोरेट कैसे हो गया, या पानी गैस में कैसे बदल गया? ये इवापोरेशन की वजह से हुआ। तो इवापोरेशन में क्या होता है? इवापोरेशन में ये चीज़ होती है कि पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी इवापोरेट हो जाता है, या कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी गैस में चेंज हो जाता है, यानी कि इवापोरेट हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे इवापोरेशन। अगर पानी 100 डिग्री में वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो वेपराइजेशन। 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़े भी कम में, अगर मान लो कि 30-40 डिग्री सेल्सियस में अगर वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इवापोरेशन। ये है बेसिक डिफरेंस इवापोरेशन और वेपराइजेशन का। और एक डिफरेंस समझो, इवापोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिनन होता है, जबकि वेपराइजेशन जो होता है वो बल्क फिनोमिनन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक कटोरी पानी लिया, ठीक है, अगर आपने एक कटोरी पानी लिया और उसमें 3 लेयर्स समझो पानी के, ठीक है, तो अगर हम वेपराइजेशन को देखना चाहते हैं, एविडेंस करना चाहते हैं वेपराइजेशन को, तो क्या होगा? हमारा जो नीचे वाला पानी का लेयर है ना, वो सबसे पहले ऐसे बुलबुले छोड़ना शुरू करेगा। ये इनके सबसे पहले वो हीट होना शुरू होगा और वो धीरे धीरे वेपर्स में बदलना
चालू होगा, ठीक है। और ये वेपर्स क्या होते हैं, फिर ये वेपर्स धीरे धीरे ऊपर चल के जाते हैं और नीचे, फिर हमारा जो ऊपर वाला पानी है वो नीचे आ जाता है। वैसे तो आपको देखने में लगता होगा कि शायद पानी ऊपर से कम हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। नीचे का जो पानी होता है ना, वो सबसे पहले गैस में चेंज होना शुरू करता है, और एक बार वो गैस में चेंज हो गया, वो पानी को पीछे छोड़ ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये होता है आपका वेपराइजेशन में। किसमें होता है आपका? वेपराइजेशन में ऐसा होता है। अच्छा, अब इवापोरेशन में क्या होता है? इवापोरेशन में बहुत ही सिंपल चीज़ होता है। इवापोरेशन में तुम देखो यार, तुम्हारे 3 लेयर का पानी है, तो अगर हम इवापोरेट करेंगे पानी को, तो सबसे पहले ये अपर लेयर वाला जो पानी है वो वेपर में बदल जाएगा, वो वेपर में बदल जाएगा, और फिर ये सेकंड वाला जाएगा, फिर थर्ड वाला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली इवापोरेशन ऊपर से होता है, मतलब इवापोरेशन में उसको जो क्या बोलते हैं, जो हीट एनर्जी मिलती है वो ऊपर की तरफ से मिलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा, एक बात और समझो कि मैंने तुम्हें जो लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, ये कि आखिर वेपराइजेशन होता क्यों है, ठीक है। तो समझो यार, जैसे ही हम हीट देते हैं, यानी कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, ऐसे रैंडमली रहते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, मैंने तुम्हें बताया था। जैसे ही हम इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये जो पार्टिकल्स है, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे ही हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है मतलब वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो अगर ये ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा, ठीक है। मतलब एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बच रहा है? नहीं बच रहा है, ठीक है। मतलब मान लो कि तुम्हारा दोस्त रोज एक रास्ते से जाते हो, हाथ पकड़ के जाते हो, बहुत प्यार से जाते हो, ठीक है। अगर उसी दिन अर्थक्वेक आ गया कि तुम अपने दोस्त का हाथ पकड़ के भागोगे? नहीं ना, तुम अपनी जान बचाओगे, वो अपनी जान बचाएगा। तो वही बात है। तो वो एक सर्टेन कंडीशन की वजह से हुआ, क्या अर्थक्वेक आया था, तो यहाँ पे भी एक सर्टेन कंडीशन की वजह से हुआ। क्या? हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ जाती है। हर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो दूर दूर एक दूसरे से भागने लगते हैं, तो उनका कुछ ऐसा फिर हो जाता है कि मतलब इतने ही पार्टिकल्स बच पाते हैं, बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिट एरिया के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर तुम देखोगे तो ये किसका पार्टिकल्स है, ये किसके पार्टिकल्स है? पहले ये लिक्विड के थे, जैसे ही हमने हीट दिया तो ऐसे बन गए, तो ये किसके पार्टिकल्स है? ये है हमारे गैस के पार्टिकल्स। तो यानी कि जब हम किसी भी पार्टिकल्स को हीट देते हैं तो बहुत जल्दी उनका स्पीड बढ़ जाता है और वो एक दूसरे दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गैस में बदल जाता है। वैसे अगर सॉलिड का मैं देखूँ, सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा रैंडम, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से चिपके हुए थे पार्टिकल्स, उसको जैसे ही मैंने हीट प्रोवाइड किया तो वो थोड़ा सा रैंडम से हो गए और वो क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया। सॉलिड क्या बन गया हमारा? लिक्विड बन गया। और उसको और हीट दिया तो वो क्या बन गया? वो बन गया हमारा गैस। यहाँ तक चीज़ तुम्हें समझ आ गई है? वेरी गुड। तो हम जो हीट देते हैं ना इवापोरेशन में, ऊपर वाले लेयर में देते हैं, तो ऊपर वाला लेयर क्या होता है, उनके में बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाती है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इजीली नीचे के जो लेयर्स हैं उनके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनका, उसको तोड़ के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन समझ गए ना? अभी तक तो समझ आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो कि क्या डाउट्स है, ठीक है। तो अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। पहला फैक्टर क्या है हमारा? पहला फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर क्यों? जैसे मैंने बोला कि हमारे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। जब हमने वेपराइजेशन पढ़ा था तब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी तो इसको एनर्जी चाहिए ना। अब अगर पानी को नॉर्मली वेपराइज होने में 100 डिग्री सेल्सियस लगता है तो इवापोरेट होने के लिए कम लगेगा, लेकिन एनर्जी तो लगेगी ना। 30 डिग्री, मतलब मान लो कि अगर उसको इवापोरेट होने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए पानी को, ठीक है। और अब अगर हमारे बाहर का टेम्परेचर अभी 45 डिग्री है, यानी कि समर का टाइम चल रहा है, 45 डिग्री है, बहुत गर्मी है बाहर, तो उसमें जल्दी सूखेगा, या अगर तुम्हारा सर्दियों का मौसम चल रहा होगा तो जल्दी सूखेगा? ऑब्वियसली अगर 45 डिग्री होगा तो जल्दी सूखेगा, बिकॉज उसको ज़्यादा हीट मिल रही है, उसको जितनी हीट चाहिए इवापोरेट होने के लिए उससे ज़्यादा मिल रही है, तो बहुत जल्दी वो इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज लाते हैं, तो हमारा इवापोरेशन भी जल्दी होता है। जैसे कि हमारा वेपराइजेशन जल्दी होता है वैसे हमारा इवापोरेशन भी जल्दी होता है, क्योंकि इवापोरेशन के लिए भी हम हीट एनर्जी की ज़रूरत तो है भाई साहब। क्योंकि हीट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उसमें भी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते टाइम उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
Okay, next will be our decrease in humidity. अच्छा, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, ह्यूमिडिटी कम होना मतलब क्या होता है? मॉइस्चर जितना एयर में रहता है, मॉइस्चर मतलब क्या? पानी के पार्टिकल्स कितने एयर में प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा मतलब क्या? ज़्यादा पानी के पार्टिकल्स एयर में मौजूद है। ह्यूमिडिटी कम होना मतलब कम पानी के पार्टिकल्स एयर में मौजूद है। अच्छा, तो ये ह्यूमिडिटी आखिर हमारी इवेपोरेशन को कैसे फ़र्क पड़ रहा है? उसको कुछ एनर्जी भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उससे कैसे हमें फ़र्क पड़ रहा है? देखो, उससे हमें ऐसे फ़र्क पड़ रहा है ना कि अब मान लो अगर तुम्हारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पानी है, अब तुमने दे दिया अपना कपड़ा सुखाने के लिए, तो अगर तुमने अपना क्लॉथ यहाँ पे सुखाने के लिए दिया है, ये क्लॉथ है, ठीक है, तो ये जो क्लॉथ तुमने सुखाने के लिए दिया है, इसके ऊपर जो वेपर्स है, इसको कहाँ? फाइनली एनवायरनमेंट में ही जाना है। पर एनवायरनमेंट में बोला कि तुझे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स हैं, अब मैं तुझे कहाँ रखूँगा? तो क्या आपका जो कपड़े में जो पानी के पार्टिकल्स है, क्या वो इवेपोरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास इवेपोरेट होने की जगह ही नहीं है। एनवायरनमेंट ने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं रख सकता, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स है। तो क्या आपका पार्टिकल निकल पाएगा वहाँ से? नहीं। तो ये क्या हो गया? यहीं पर कैद रहेगा, आपके कपड़े के बीच में आपका पार्टिकल कैद रह गया, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से आपके कपड़े नहीं सूख पाएंगे, इवेपोरेशन में रुकावट आ जाएगी। तो इससे हमने क्या पता चला कि अगर ह्यूमिडिटी हमारा कम है तो इवेपोरेशन हमारा ज़्यादा होगा, यानी कि अगर कम ह्यूमिडिटी है तो हमारे लिए बहुत प्रेफरेबल कंडीशन है। चलो, यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अच्छा, ये क्या होता है? अब देखो, तुमने कभी ये चीज़ नोटिस की होगी कि तुम्हारी मम्मी हमेशा बोलती होगी, अगर तुम कभी कपड़े सुखाने गए हो, कि भाई कपड़े को ऐसे मरोड़ के मत रखो, उसको प्रॉपरली स्ट्रेच कर दो, फिर उसको आराम से रखो, रस्सी पे डालो, क्लॉथ स्टैंड पे डालो, कहीं पे भी डालो, पर अच्छे से उसको मरोड़ के मत डालो, अच्छे से उसको एक्सपैंड करके डालो, ठीक है? तो ऐसा क्यों बोलती है? या फिर तुमने ये भी देखा होगा कि तुमने एक कटोरी पानी रखा है छत पे, तो उसको इवेपोरेट होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुमने वहीं एक ट्रे पानी रख दिया, उतना ही पानी अगर तुमने एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया और उसको छत पे रख दिया ना, तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना बड़ा तुम्हारा सरफेस होगा उतनी जल्दी तुम्हारा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ये क्यों होगा ये भी समझो। अगर मान लो तुम्हारे पास एक कटोरी मैंने पानी दे दी, ठीक है, एक कटोरी तुम्हारे पास मैंने पानी दे दी, तो यहाँ पे क्या हुआ? पानी के लेयर्स बहुत ज़्यादा बन गए, मान लिया। अब अगर मैंने उसी को एक सिमटे से छोटी सी वॉल्यूम वाली जगह पे तुम्हें दे दिया, लंबे से छोटे से वॉल्यूम वाली जगह पे, तो पानी का लेयर तुम्हारा एक ही बना। अब इसमें जितनी एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ये उतनी एनर्जी खुद को बस कन्वर्ट करने में लगाएगा, जबकि जितनी एनर्जी हम इस कटोरी में प्रोवाइड करेंगे उसको खुद को कन्वर्ट करने में तो एनर्जी लगेगा ही लगेगा, उससे ज़्यादा नीचे वाले जो लेयर्स हैं उनके साथ अपने बॉन्ड को छुड़ाने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छुड़ाने के लिए भी उनको एनर्जी लगेगी। समझ आया? मतलब अगर तुम थोड़े से पानी, मतलब क्या, इस लेयर को इन सारे लेयर्स के साथ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छुड़वाना पड़ेगा, जबकि इस लेयर को हो सकता है नीचे एक और लेयर हो जो भी बहुत क्या बोलते हैं, जिसके साथ भी छुड़ाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर कटोरी में रखते हैं तो पानी के लेयर्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स, कि उन बहुत सारी हीट उनको एक दूसरे से अलग होने में ही लग जाती है, उसके बाद कहीं जाके आपका इवेपोरेशन होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एक बड़े से सरफेस पे थोड़ा सा पानी रख देते हैं तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने वाली बात ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है? तो रहता है पर ज़्यादा नहीं रहता है। अगर थोड़े सी जगह पर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़े सी यूनिट जगह पे हमने ज़्यादा पानी डाल दिया, जबकि बहुत ज़्यादा जगह पे अगर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया में हमने कम पार्टिकल्स डाले तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज इन विंड स्पीड। अच्छा, एक तो हमने अभी तक बात कर ली हमारे हीट एनर्जी की, ठीक है? लेकिन हीट एनर्जी के साथ साथ एक और चीज़ है, और एनर्जी है जो हमारी इवेपोरेशन में हेल्प करता है, वो है हमारा विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी किस कदर हमें मदद करता है वो जानो पहले। तो देखो, विंड एनर्जी हमें ऐसे मदद करता है ना कि जैसे मैंने तुम्हारा एग्जांपल दिया था ह्यूमिडिटी के टाइम पे, कि तुम्हारे
जो कपड़े हैं वहाँ से पानी बाहर नहीं जा पा रहा, क्योंकि पानी जो उसका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ऑलरेडी पानी है। अब अगर मैं बोलूँ कोई जो एटमॉस्फेयर में जो पानी है कोई अगर उसको लेके गया, तो अब क्या तुम्हारा क्लॉथ से जो पानी है वो इवेपोरेट हो पाएगा? मतलब तुम्हारा क्लॉथ है, ठीक है, कहाँ लिखे पूरा बोर्ड फट गया, अच्छा यहाँ पे देख लो, अगर तुम्हारा क्लॉथ है वहाँ से पानी को इवेपोरेट होना है, और इधर ऑलरेडी बहुत सारी इवेपोरेटेड पानी है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर ने बोल दिया कि मेरे पास तो भाई बहुत ज़्यादा पानी है, मुझे तेरा पानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं उस एटमॉस्फेयर के पानी को ही गायब कर दूँ, तो क्या अब आपके क्लॉथ का पार्टिकल का जो पानी है वो बाहर जा पाएगा, एटमॉस्फेयर में जा पाएगा? क्या इवेपोरेशन अब हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। तो ये जो पानी मैंने गायब किया वो किसकी हेल्प से गायब किया? मैंने विंड की हेल्प से गायब किया। यानी कि जब से विंड जाता है तो क्या होता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं सराउंडिंग में, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बचता है, ठीक है। और जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में कोई वाटर ड्रॉपलेट नहीं बचता है, तो हमारे कपड़ों का जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो बहुत आसानी से एनवायरनमेंट में जा पाता है। यानी कि अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होती है, लगभग हर 2 मिनट में या 1 मिनट में वो पानी के पार्टिकल्स लेके जा रहा है, यानी कि उतने ही ज़्यादा पानी के पार्टिकल्स हम और ज़्यादा एनवायरनमेंट में दे पाएंगे, यानी कि उतना ही ज़्यादा हमारा अच्छा इवेपोरेशन होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे इवेपोरेशन के, और 1-2 क्वेश्चंस या टॉपिक्स हम देखने वाले इवेपोरेशन का। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अभी करवाऊंगी तो कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, और हाँ।